चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रेम आनंदकर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चुनाव चर्चा में दो चेहरे तो आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन एक तीसरा चेहरा जो हम पैनलिस्ट के रूप में लाए हैं वो हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर साहब हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर पुरोधा माने जाते हैं और उनका लिखा शब्द सरस्वती के वरद पुत्र का लिखा हुआ माना जाता है। प्रेम आनंदकर विभिन्न अखबारों में रहे और प्रामाणिक उनकी जो खबर होती है और आजकल जो वो ब्लॉग लिख रहे हैं और उनका ब्लॉग का एक संसार है जिसमें पाठकों की एक लंबी संख्या उनसे जुड़ती जा रही है। आप बेबाक होकर लिखते हैं, पार्टी बनते नहीं है। और यहाँ आपको बता दूं कि ये तीनों लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते, ना हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है, ना हमारा कांग्रेस से, ना किसी और दूसरी पार्टी से। हम विचार से जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। हम समाज के विघटन से बहुत ज़्यादा नाराज रहते हैं। समाज रहे, जुड़कर रहे, आपस में भाईचारे से रहे। तो मैं आज का जो विषय बताना चाहता हूं जिस पर हम चुनाव चर्चा करेंगे वो है कि अजमेर उत्तर और दक्षिण में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या क्या परिदृश्य पैदा हो रहे हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अजमेर उत्तर के अंदर और दक्षिण के अंदर दोनों जगह बागी खड़े हो गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि कल 9 तारीख है नामांकन पत्र भरने का आखिरी समय। 3 बजे तक जितने लोग बाग वापस ले लेंगे और जो रह जाएंगे वही मैदान में होंगे और उनको फिर बैठाने की कहीं कोई जुगत नहीं लगाई जाएगी। आज रात में जो होना है वो आज जैसे कहते हैं कि वो कौन सी रात होती है, कत्ल की रात है और उसमें कौन कौन किस तरीके से समेट लिया जाएगा कह नहीं सकते। तोमर जी, मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताएं कि अजमेर उत्तर में क्या चल रहा है और कौन कौन ऐसे खतरनाक राजनेता हैं जो बागी होकर खड़े हो गए हैं और सामाजिक इसका राजनीतिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं, खासतौर से अधिकृत जो उम्मीदवार हैं उनका। अधिकृत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से श्री देवनानी जी हैं और कांग्रेस से श्री महेंद्र सिंह रलावता जी हैं। जी, रलावता जी का सौभाग्य है कि उनके विरुद्ध उनकी ही पार्टी का कोई साथी अदावत करके उनके विरुद्ध निर्दलीय के रूप में नहीं खड़ा हुआ, लेकिन देवनानी जी के साथ ऐसा ना हो सका। उनकी ही दल के कई साथी उनके खिलाफ निर्दलीय रूप में नामांकन कर चुके हैं। मुख्य रूप से इसमें सारस्वत जी है, लाला बना है, लाल सिंह जी हैं, कुंदन जी हैं। तो ये जो मुख्य नाम हैं, इसके अतिरिक्त भी हैं, टहलियानी जी हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर को बैठाने के लिए आज जैसे कत्ल की रात की बात हुई, आज की रात सबसे महत्वपूर्ण रात है इस चुनाव के परिणाम को प्रभावित इनडायरेक्टली करने की। डायरेक्टली तो जनता ही करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली पार्टी स्तर पर अगर प्रभावित करा जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है, उसका आखिरी समय है और इसका प्रयास निश्चित रूप से हो ही रहा है। प्रेम आनंदकर जी, आप क्या सोच रहे हैं? अजमेर उत्तर और दक्षिण के परिदृश्य को देखा जाए तो अजमेर दक्षिण में किस तरीके से बैठाने की कवायद चल रही है और उत्तर में किस तरीके से बैठाने की कवायद चल रही है? जैसा कि अभी आपने बताया कि दक्षिण में बागियों की इतनी बड़ी संख्या नहीं है, वहाँ एकमात्र कांग्रेस के हेमंत पार्टी हैं जो पिछले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हार चुके हैं। उत्तर में बागियों की बड़ी फहरिस्त है जो अभी आपको गिनाई गई है। तो उत्तर में जो भाजपा के अधिकृत कैंडिडेट है देवनानी जी, वो बागियों को बैठाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा सुना है कि जो सबसे बड़ा खतरा उनको, जो भाजपा के बागी हैं, वार्ड नंबर 4 के पार्षद है ज्ञान सारस्वत, उनसे सबसे ज़्यादा खतरा है और वो उनको ही बिठाने के लिए प्रयासरत है। ऐसा पता चला है कि भाजपा की तरफ से कुछ बड़े लोग ज्ञान सारस्वत जी से संपर्क साध चुके हैं, लेकिन अगर आज की स्थिति में ज्ञान सारस्वत जी कहीं बैठते हैं तो उनके लिए राजनीतिक का एक बहुत बड़ा खामियाजा होगा। इसलिए जिस हिसाब से उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और जिस शोरगुल के साथ वो मैदान में उतरे हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान सारस्वत जी किसी भी सूरत में बैठेंगे नहीं। अब बात करते हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत जी की। सुरेंद्र सिंह शेखावत जी का मैं जितना मानता हूँ कि जब 7 साल पहले मेयर का चुनाव हुआ था, उस मेयर के चुनाव में उनकी जो भूमिका रही उससे उनको पार्टी स्तर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और अब वो
बागी मैदान में उतर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र शेखावत जी कोई किसी को नुकसान ज़्यादा पहुँचाए। लेकिन हाँ, भाजपा के वोट तो टूटेंगे ही। इसी तरह से आपने कुंदन वैष्णव का नाम लिया। कुंदन वैष्णव देवनानी जी के सनातन विरोधी हैं और जब से वो पार्षद बने हैं तब से देवनानी जी के अगेंस्ट में चलते रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि जो 3-4 और लाल सिंह रावत का जो आप हाथीखेड़ा के सरपंच आपने बताया, ये अभी तक कुछ समय पहले तक देवनानी जी के खेमे में थे जी, लेकिन अब पता नहीं किन कारणों से देवनानी जी से नाराज होकर उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोक दी है। और निर्दलीय नहीं, सॉरी, एक जन शौर्य पार्टी के बैनर तले उन्होंने ताल ठोकी है। लाल सिंह रावत का जो हाथीखेड़ा के सरपंच है, तो हाथीखेड़ा, बोराज, अजय सर, खरेखड़ी वगैरह का जो बेल्ट है उसमें हो सकता है वो जो भाजपा के रावत वोट बैंक के कमिटेड है उसमें असर डाल सकते हैं। ब्राह्मण वोटों पे जो सारस्वत जी असर डाल सकते हैं, राजपूत वोटों पे शेखावत जी असर डाल सकते हैं। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि देवनानी जी की और कांग्रेस की जो कैंडिडेट है रलावता जी की, दोनों की डगर काफ़ी थोड़ी कठिन लग रही है और दोनों के बीच में बहुत मुकाबला। लेकिन अब ये बात करें, कल, आज की रात कतल की रात है और कल नॉमिनेशन होना है, सारा जो सीनेरियो है वो कल क्लियर होगा। उसके बाद ही अपन ये कह सकेंगे कि अब सीधी टक्कर कितनी है और वोटों का समीकरण क्या बैठेगा। दोस्तों, जैसा प्रेम आनंदकर जी ने भी कहा और सुधीर तोमर साहब ने भी कहा, मैं आप ये महसूस कर रहे होंगे आप, क्योंकि हम तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आप जब आसपास की चर्चाएं टीवी के अलग जब समाज के हिस्सों में बैठकर सुनते हैं और आप जब महसूस करते हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि यार जैसे ही अजमेर उत्तर की अगर जिक्र चलता है और ज्ञान सारस्वत का अगर जिक्र आता है तो हर समझदार आदमी, गैर समझदार आदमी, भोला आदमी, चतुर आदमी, शातिर आदमी ये कहने लगता है कि ज्ञान सारस्वत कहीं देवनानी जी को लेके ना बैठ जाए। अब उन पर प्रेशर चल रहा है उन्हें बैठाने का। कल मुझे ये जानकारी मिली कि सीपी जोशी साहब से फ़ोन करवाने की कोशिश, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोशिश की गई और कई राजनेता उनके घर भी गए, कई समाज के लोग उनके घर गए, कई समाज के लोग अब प्रत्याशित रूप से उनका समर्थन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्ञान सारस्वत बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने आज एक प्रेस नोट रिलीज़ किया है और पिछले 2 दिन से वो नदारद है, गायब है, फ़ोन पर उपलब्ध नहीं है। उनका फ़ोन कोई उठाता है तो कोई दूसरा उठाएगा, कोई उनका व्यक्ति उठाएगा, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। जाहिर है कि अप्रस्तुत हैं वो बैठने के लिए, वो नहीं बैठेंगे, ये तय है कि नहीं बैठेंगे। और अगर वो बैठ जाते हैं तो उनके बैठने का क्या परिणाम होंगे आप बताएं। उनके बैठने का परिणाम ये होगा कि निश्चित रूप से फिर कोई किसी पर भरोसा करे तो करे कैसे। उनके ऊपर एक बहुत बड़े जन समुदाय ने भरोसा व्यक्त किया जब उन्होंने खड़े होने की इच्छा जताई जी, और ऐसे में वो सब ठगे रह जाएंगे। तो वो ज्ञान सारस्वत अपने आप भी यही कह रहे हैं कि मैं नहीं खड़ा हूं, आप सब लोग खड़े हैं, तो ज्ञान सारस्वत अकेले ये निर्णय लेंगे भी कैसे कि मैं बैठ जाऊं। जब निर्णय उन्होंने लिया ही नहीं खड़े होने का, खड़े होने का निर्णय भी उनका सामूहिक था, तो वो कैसे बैठ सकते हैं। तो आपको भी नहीं लगता कि बैठेंगे? आप क्या सोचते हैं कि सुरेंद्र भाई, इसमें सबसे बड़ी बात है, अभी आपने कहा कि ज्ञान जी ने एक प्रेस नोट जारी किया है सोशल मीडिया पे और शायद अखबारों पर भी भेजा होगा, प्रिंट मीडिया पर भी भेजा होगा। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं कि ज्ञान सारस्वत का 30 सेकंड का एक वीडियो आज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, बिल्कुल आया है, वायरल हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने बीजेपी के लोगों का नाम लेके कहा है कि कुछ बीजेपी के लोग, प्रमुख पदाधिकारी उनसे मिले थे और उनसे बैठने के लिए आग्रह किया। लेकिन अब मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं, शायद आपको मालूम ना हो लेकिन मैं बता दूं कि कल बीजेपी के कुछ जो लोग उनसे मिले थे उनकी तरफ से सोशल मीडिया पे खबर चलाई गई थी कि वे लोग ज्ञान सारस्वत से मिले थे और ज्ञान सारस्वत ने इस पर सकारात्मक विचार करने का निर्णय किया है। ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। बिल्कुल लेकिन ज्ञान सारस्वत का 30 सेकंड का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा कोई एश्योरेंस उनको नहीं दिया, मैंने कोई भरोसा नहीं दिलाया है, मुझे कैंडिडेट बनाने का निर्णय सामूहिक रूप से था और अगर आगे कोई निर्णय होता है तो सामूहिक रूप से होगा और मैं अपने साथियों से चर्चा करूंगा। लेकिन अगर कहीं उनके दिल दिमाग में पार्टी की विचारधारा की बात कहीं आती है और वो करती है या पार्टी की बात उनको कोई कहीं चुभती है तो वो ये अगर मान लो बैठने का निर्णय भी कर पाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि ऐसी स्थिति में ज्ञान सारस्वत के लिए बहुत बड़ा गलत कदम होगा।
ये व्यक्तिगत तौर पे उनको व्यक्तिगत आगे जाके राजनीतिक रूप से और व्यक्तिगत छवि के रूप से उनको नुकसान हो सकता है। प्रेम आनंदकर जी मेरी बात सुनिएगा आप, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो पार्टी का कोई, अगर अमित शाह भी अगर आए थे, नागौर और किशनगढ़ आकर निकले, अगर वो भी आकर चले जाते और वो भी अगर उनको कहते तो वो नहीं बैठते, क्योंकि वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब वो उनका जो अलग है, वो निर्दलीय, उनका अध्यक्ष जो है वो खुद है, उनके महामंत्री वो खुद हैं, उनका हाईकमान वो खुद है या जनता है। अगर जब जो आदमी जनता के हाईकमान पर, मुझे नहीं लगता कि वो किसी के प्रभाव में आने वाले हैं। और ये निर्णय तो आदमी क्या है कि जब सोच समझकर ही आता है। जिस तरह से उन्होंने जुलूस निकाला, जिस तरीके से एक जन सैलाब उठा, और जो उनकी इमेज है उनकी वो बिकाऊ नहीं है। ये तय है कि अगर वो बैठते हैं तो ये परिदृश्य प्रस्तुत होगा ही होगा कि खा पी लिया और बैठ गए। उनकी ईमानदारी पर यह प्रश्न चिन्ह आएगा कि बैठ गए। और यही सिर्फ वही नहीं, अगर कोई भी कैंडिडेट बैठता है तो उसके लिए ये बात तो कही जाएगी कि आप खड़े क्यों हुए थे जब बैठना था, या तो आप ब्लैकमेलिंग करने के लिए खड़े हुए थे, या आप दबाव की राजनीति बना रहे थे। अब यहाँ जब जिक्र चलता है तो फिर सुरेंद्र सिंह शेखावत की बात आती है। तो क्या आप सोचते हैं कि सुरेंद्र सिंह शेखावत का क्या भूमिका रहेगी? सुरेंद्र सिंह शेखावत के साथ जो बर्ताव पार्टी के अंदर पिछले लंबे समय से हुआ है, बिल्कुल जिसे पूरे शहर ने देखा है। बिल्कुल कई बार हक होते हुए भी बिल्कुल उन्हें महरूम किया गया उनके उन ओहदों से जिन्हें वो स्वाभाविक तौर पे पा सकते थे। ये बात धीरे धीरे संघर्ष करते हुए उन्हें यकीन हो गया कि वर्तमान में पार्टी में मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, या पार्टी का आला कमान मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। ये जो आक्रोश था, इसी ने उनको ये कदम उठाने को विवश किया है। यकीन मानिए, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि अगर कांग्रेस महेंद्र सिंह रलावता को टिकट देती है तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा। लेकिन पर्चा उन्होंने महेंद्र सिंह रलावता के भरने के बाद भरा। अर्थात वो ये समझ गए कि अगर मैं अब नहीं खड़ा हुआ तो फिर मेरा अस्तित्व खत्म हो रहा है, क्योंकि एक बार घोषणा हो चुकी थी। किस किस को क्लैरिफिकेशन देते। तो इसलिए सुरेंद्र सिंह शेखावत भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, अगर आला कमान स्तर पर, प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाए तो हो सकता है कल की तारीख में सुरेंद्र सिंह शेखावत हमें पर्चा वापस लेते मिले। ये मेरा आकलन है, जरूरी नहीं ऐसा हो। आप क्या कहेंगे इस बात? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ज्ञान सारस्वत जी की स्थिति और सुरेंद्र शेखावत जी की स्थिति में अंतर है। हाँ, वो तो ज्ञान सारस्वत जी को पार्टी छोड़कर बाहर आ गए, पार्टी में है अंदर, उनको लोगों ने खड़ा किया है, जबकि सुरेंद्र सिंह शेखावत जी को खुद का निर्णय अपना है। तो सुरेंद्र सिंह शेखावत जी पार्टी अगर नेताओं दबाव बनाए तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सुरेंद्र शेखावत जी अपने पैर पीछे खींच सकते हैं। और आज की स्थिति अगर अपन देखें तो ये मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि सुरेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ पार्टी में जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, चाहे मेयर के चुनाव के समय हो, चाहे और किसी बात के समय हो। तो इसलिए उनके मन में कहीं ना कहीं टीस तो है, और वो टीस इस समय सामने आ रही है। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर बाई दिवे सुरेंद्र सिंह शेखावत खड़े रहते हैं तो इससे राजपूत मतों का कहीं ना कहीं बंटवारा थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सुरेंद्र सिंह शेखावत पीछे हटते हैं तो भले ही भाजपा अपनी तरफ से एक बागी को कम कर दे, लेकिन इसका सीधा लाभ कांग्रेस की जो कैंडिडेट है महेंद्र सिंह रलावता को मिलेगा। अब यह निर्णय सुरेंद्र शेखावत को करना है कि वो किस स्तर पर सोचते हैं, या पार्टी से अब उनको क्या अपेक्षाएं हैं। उनको अपनी अपेक्षाएं और अपनी आशाओं को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय करना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रेम आनंदकर जी, आपने बहुत सुलझी हुई भाषण में बहुत साफ सुथरी बात कही कि सुरेंद्र सिंह शेखावत के लिए ये खड़ा होना भी आत्मनिर्णय की और उसकी थी बात, संतुष्टि की बात थी, और बैठना भी उनके लिए आत्म संतुष्टि और आत्म प्रवंचना की और आत्मचिंतन की बात होगी। वो बैठेंगे तो अपने उसमें बैठेंगे। और ये भी बात आपकी सही है कि अगर वो बैठ जाते हैं तो उसका लाभ भले ही बैठने का जो लाभ है, सीधा सीधा लाभ भले ही उनको भी मिले, देवनानी जी को भी मिले, लेकिन ज़्यादा लाभ अपने उनको कांग्रेस को मिलेगा, महेंद्र सिंह जी रलावता को मिलेगा, और वो पर्टिकुलर राजपूत मतों का ही नहीं और मतों का। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कम नहीं है लोकप्रियता के अंदर सुरेंद्र सिंह शेखावत एक शहर का ऐसा नाम है जिसके नाम पर युवा पीढ़ी मरती है, और जो एक ईमानदार छवि रखते हैं, जिसका सब वर्ग के अंदर उठना बैठना है।
कि वो केवल राजपूत नेता नहीं है बल्कि सारे समाज के नेता हैं। ऐसी स्थिति में उनका बैठना और उन्हें बैठने देना, उनके यार दोस्त कैसा लेंगे, कैसे वो मानेंगे, क्योंकि वो सारे लोग संगठित हैं। और जो आप कह रहे हैं ना विद्रोह, तो विद्रोह की आग उनके अंदर बहुत उन्होंने पाली है, पोसी है, उस आग को उन्होंने बड़ा किया है। और पिछले इतने लंबे, लेकिन फिर भी पार्टी सर्वोपरि होती है। अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया और वो खड़े हो गए, तो अगर या तो वो अपने ज्ञान सारस्वत की तरह इस्तीफा दे देते और फिर आते, तब तो हम सोचते कि बहुत सीरियस कैंडिडेट है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि सीरियस कैंडिडेट है। जरूर कत्ल की रात जो आज है उसमें उनका कत्ल हो जाएगा। एक अंतर है दोनों में, ज्ञान सारस्वत में और सुरेंद्र सिंह शेखावत में। ज्ञान सारस्वत घर छोड़कर जा चुके हैं और शेखावत जी रूठ कर गए हैं। तो जो रूठ कर गया उसे मनाने के प्रयास हो सकते हैं और वो घर लौट भी आएगा। सुबह का बोला है, शाम तक, कल 9 तारीख की दोपहर 3 बजे तक लौट भी सकता है। लेकिन ज्ञान सारस्वत ने वो रास्ते बंद कर दिए। लेकिन आपने जो डिस्कशन किया है वो इस बात पर किया कि अगर ज्ञान सारस्वत ने अपना ये पर्चा वापस लिया तो क्या क्या नुकसान या दुष्परिणाम उनके साथ व्यक्तिगत जीवन में होंगे। लेकिन एक बात और देखिए, ज्ञान सारस्वत अगर खड़े रहे तो उन्हें भविष्य में लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में ज्ञान सारस्वत जी अगर एक हैंडसम अमाउंट वोट का ले आते हैं, 30, 35, 25 हजार तक, तब जाकर के स्वाभाविक दावेदार होंगे अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ही वो, क्योंकि उन्होंने विचार परिवार त्यागा ही नहीं। उन्होंने यही कहा कि मैं मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ूंगा, मुझे उनसे प्यार है और मुझे उनमें आदर्श दिखता है। तो उन्होंने अपने आदर्शों में बदलाव नहीं किया है, फिलहाल की परिस्थिति में दल छोड़ा है। जी जी जी। तो एक और नया सवाल उठता है कि कुंदन सिंह जी जो है, कुंदन वैष्णव जो है, और लाल सिंह रावत हैं, इन दो की अगर बात की जाए तो ये देखिएगा, मुझे तो नहीं लगता कि जीतने वाले कैंडिडेट है ना ये जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये अभी संप्रभुता बढ़ाने के लिए, अपना प्रचार करने के लिए, अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए, समाज में स्थापित होने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास कितने सफल होते हैं, किसके लिए नुकसानदायक होते हैं? आपको क्या लगता है किसके लिए नुकसानदायक? मुझे एक चीज जो बहुत जरूरी लगती है वो ये लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की अजमेर इकाई में जो घुटन हो गई है, लोकतंत्र का जो हास हुआ है, उसी के बदले में ये अलग अलग कोनों कोनों से विद्रोह हो रहे हैं। अगर सब मिल बैठ पाते, लाल सिंह जी जो सदाई देवनानी जी के साथ भरपूर रहे हैं और रावत मतदाता जो परमानेंट मतदाता है बीजेपी के, अगर आज वो इकट्ठे होकर लाल सिंह जी को खड़ा कर देते हैं तो कहीं कोई ऐसी कसक रही जिसको उस वक्त रहते सुलझाया नहीं गया। यही कुंदन वैष्णव का, कुंदन वैष्णव एक लंबे काल से एक विद्रोही की भूमिका में है, तो उनको भी आक्रोश, अगर पार्टी उनकी विचारधारा पार्टी वाली ही है लेकिन पार्टी में वो शामिल नहीं है एक तरह से, तो वो उनका मन भर के जब स्वागत पार्टी नहीं कर रही तो उनका विद्रोह है। लाला बना की बात हम कर ही चुके हैं। ज्ञान सारस्वत जी ने तन मन से पार्टी को पोषित भी किया, पल्लवित भी किया, पुष्पित भी किया। जहां भी वो जिस भी वार्ड में गए उस लोगों ने कहा पार्षद हो तो ऐसा हो। तो एक ऐसा आदमी जो पार्टी के लिए राह बहुत सुगम बनाता है, इस छोटे से उत्तर में हम प्रश्नों का ध्यान रखना भूल गए। तो अजमेर उत्तर की यही व्यथा है कि वो समाज में, देश में, काल में उठते हुए प्रश्नों की तरफ ध्यान नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके कारण आज ये अलग अलग जगहों से विद्रोह हो रहा है। अजमेर दक्षिण में क्या रहेगा प्रेम आनंदकर जी? आप सोचते हैं कि हेमंत पार्टी बैठ जाएंगे या बैठा दिए जाएंगे या खड़े रहेंगे? क्या सोच रहे हैं आप? फिलहाल की जो आज की स्थिति को अपन देखें सुरेंद्र भाई, तो हेमंत पार्टी जी भी अपना वजूद बनाए रखने के लिए ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर उनको लगा कि अगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो हो सकता है कि उनका राजनीतिक कैरियर, हाँ, क्योंकि 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार चुनाव हार चुके हैं। हाँ। और 2 बार चुनाव हारने के कारण ही इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अच्छा, बेहतर तो ये होता कि हेमंत पार्टी जी को पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हुए पार्टी कैंडिडेट के साथ लग जाना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि वो भी बागी हो चुके हैं और मैदान में उतर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोली मतों का विभाजन है जी, वो तो वो करेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट कोली हैं, बीजेपी की कैंडिडेट कोली हैं, तो कोली एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दक्षिण के अंदर। तो कोली का जो एक भाटी जी खड़े होने से, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस में जो कोली बट रहे थे वो अब 3 में भी बटेंगे, तो भाटी जी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को ही नुकसान तो पहुंचाएंगे। मतलब आप सोचते हैं कि द्रौपदी कोली के लिए ये खतरनाक है और अनीता बघेल के लिए कितने खतरनाक है?
अनीता बघेल के लिए खतरनाक मैं इसलिए नहीं मानता कि खतरनाक होते तो पिछली 2 बार सीधी फाइट हुई थी, उसी में उनको वो सल्टा सकते थे, लेकिन वो उस सीधी फाइट में भी कोली मतों का विभाजन नहीं कर पाए। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इस बार वो अहमद भाटी जी अनीता बघेल जी के लिए कहीं घातक होंगे तो वो सुश्री द्रौपदी कोली के लिए घातक हो गए। पहली बार मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार कांग्रेस ने अजमेर दक्षिण की बात करें तो पिछले 20, 25, 30 साल का चुनाव जो मैंने राजनीतिक सीनियरिटी देखा और मैंने खुद राजनीतिक रिपोर्टिंग की, उसमें भी मैंने देखा है कि पहली 25, 30, 40 साल के बाद पहली बार कांग्रेस ने एक मिथक टूटा, जमीनी कार्यकर्ता को, जमीनी वर्कर को टिकट दिया है। हाँ बिल्कुल, पैसों से ऊपर उठकर। हाँ, मुझे बहुत बड़ी बात है, आप बिल्कुल से पैसे, प्रभाव और सारी जानकारियां, और वो जो सचिन पायलट के खास थे तो उसको तोड़ा, उस मिथक को तोड़ा है तो ये एक नया स्वागत योग्य बात है। मेरा ये मानना है कि अगर हेमंत भाटी जी को ये चाहिए कि एक जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया तो स्वागत करते हुए उनके साथ देना चाहिए। वो तो फिर वैसे भी उनके घर की पौध है, घर से ही बड़ी हुई है, घर से ही, उनके परिवार से ही। अभी तक कुछ समय पहले तक वो हेमंत भाटी जी के साथ जुड़ी हुई थी, आज उनको टिकट मिल गया तो हेमंत भाटी जी विरोध में आ गए, तो ये तो ठीक है कि उनकी अपनी खुद की व्यक्तिगत राय है और व्यक्तिगत राय के कारण ही ऐसा। लेकिन एक चीज है कि या तो हमें अभी खेल खिलाओ, नहीं तो हम खेल बिगाड़ेंगे, खाया नहीं तो फैलाएंगे, रायता तो दौड़ने वाली स्थिति है। बिल्कुल, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये लोकतंत्र है, इसमें आप स्वतंत्र हैं। संविधान, भारत का संविधान आपको कुछ भी करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जिस पार्टी में आप अब तक रहे, जिस पार्टी ने आपको 2 बार टिकट दिया, उस पार्टी ने अगर आपको इस बार नहीं दिया तो आपको उसका आदेश सिरोधार्य करना चाहिए। जिस तरह से जनता जब आपको नकार देती है, मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी नेताओं के, बीजेपी कांग्रेस सभी नेताओं के लिए कह रहा हूँ कि जनता आपको नकार देती है तो आप जनता के जनादेश को सिरोधार्य करते हो, स्वीकार करता है, तो आप पार्टी के निर्णय को सिरोधार्य क्यों नहीं करते? अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। पार्टी के निर्णय को भी सिरोधार्य करना चाहिए, प्रेम जी, बहुत अच्छी बात। पार्टी की मुख्यधारा में रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हेमंत भाटी की उपस्थिति से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैठे या ना बैठे, लेकिन ऐसा सुना है कि पार्टी स्तर पर उनको मनाने के प्रयास चल रहे हैं। हो सकता है कि हृदय परिवर्तन हो जाए और वो बैठ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि अजमेर दक्षिण की जनता और अजमेर दक्षिण के मतदाता ये बात, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, सुविज्ञ हैं, और वो ये बात बचपन से जानते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला सदा ही बड़ा होता है। बड़ा होने की अपेक्षा वो सब मतदाता भी जो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं वो और हेमंत भाटी को अब तक वोट देते रहे हैं, वो सब ये अपेक्षा कर रहे हैं कि भाटी जी, आपके परिवार ने हम सबको सदा बचाने और आगे बढ़ाने में मदद की है, इस बार भी करिए। ये अपेक्षा है, क्योंकि द्रौपदी कोली अगर वो छोटी बहन की तरह मानते हुए कल आशीर्वाद देते हैं तो हो सकता है भाटी जी एमएलए ना बने, लेकिन भाटी जी एक बड़े इंसान जरूर बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा हमारे पैनलिस्ट दोनों अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण के लिए बात कर रहे थे। प्रेम आनंदकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें थोड़े से एक चर्चा में बात कर रहा था, ये तो हुई दक्षिण की बात। दक्षिण में ऐसा कोई बीजेपी में भी विद्रोह, कोई बहुत बड़ा विद्रोह सामने नहीं आया। कांग्रेस में एक सर हेमंत भाटी जी है जो उनकी व्यक्तिगत वो है, ऐसा कोई बड़ा विद्रोह नहीं, और हो सकता है कांग्रेस के नेता उन्हें मनाए और मान जाए, और नहीं तो खड़े रहे तो कोई वो नहीं है। लेकिन उत्तर की जहाँ तक बात करें सोनन भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी के जो नेता आज प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने समय रहता है उस स्थिति को नहीं भापा था। बिल्कुल बिल्कुल, वो कह चुके हैं। मैंने से लग रहा था कि ज्ञान जी खड़े होंगे, चुनाव मैदान में कूदेंगे, तब आप जो बनाने के प्रयास आज कर रहे हो पहले कर लेते। लाल सिंह रावत है, कुंदन वैष्णव है, ये जो नाम है, ज्ञान सारस्वती तो इन्हीं के थे। भाई आप सुरेंद्र सिंह शेखावत को तो आप मान सकते हैं कि वो अभी महीने भर पहले तक देवनानी जी की मीटिंगों में उपस्थित होते थे ज्ञान जी। तो ऐसी क्या परिस्थिति हुई, ये बीजेपी को आत्ममंथन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो काम आपने आज किया बीजेपी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम आज आप कर रहे हो, इतने हाथ पैर मार रहे हो, आपको समय रहता पहले करना चाहिए, तो हो सकता है ये स्थिति पैदा ना होती। बिल्कुल नहीं होती। बहुत अच्छी चर्चा रही और आप लोगों ने खुलकर देखा कि प्रेम आनंदकर जी जो आए उन्होंने बहुत अच्छे विचार अपने व्यक्त किए। सुधीर तोमर जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को, आपके दिल की बात को रखा। पार्टियों के लिए ये दिशा निर्देश है। कल 9 तारीख है, नामांकन पत्र भरने की वापस लेने की तारीख है। मुझे ये मालूम है कि कल बहुत सारी चीज़ें हम जो यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसके मुताबिक हो जाएंगी। देखते हैं कौन मैदान में रहता है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, और जो दिया रह जाए वो रोशनी करे, यही हमारी इच्छा है। आज कार्यक्रम में इतना ही। मैं प्रेम जी आपका धन्यवाद करता हूँ। सुधीर जी आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए।
कल फिर किसी नए पैनलिस्ट के साथ हम नए मुद्दों पर आपसे बात करने के लिए मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही।